नमस्कार बच्चों। कक्षा 7 के बच्चे मेरे साथ आज हिंदी व्याकरण का अपठित गद्यांश पढ़ेंगे। अर्थात अब आपका लेखन पार्ट शुरू हो चुका है बच्चों। चैप्टर नंबर 24 से आपका लेखन पार्ट स्टार्ट हो जाता है और इसमें पहले है अपठित गद्यांश मीन अनसीन पैसेज। आज हम इसको पढ़ेंगे, परंतु पाठ पढ़ने से पहले जैसा कि हर बार मैं आप लोगों को कहती हूँ कि आप लोगों को अपने घरों में ही रहना है, सुरक्षित रहना है, घरों में रहकर ही अपनी पढ़ाई करनी है और जो कार्य आपको बताया जा रहा है उसे पूरी स्वच्छता के साथ और समय से पूरा भी करना है। दूसरी बात बच्चों, अपने माता पिता से कहूँगी कि कृपया अपने बच्चों की फीस समय से ही विद्यालय में जमा कराएं और हम सभी अध्यापकों का सहयोग करें। चलिए बच्चों शुरू करते हैं। चैप्टर नंबर 24 अपठित गद्यांश यानी अनसीन पैसेज। सबसे पहली बात बच्चों मैं ये बता दूं कि अपठित गद्यांश, अपठित का मतलब होता है जिसको हमने पढ़ा नहीं है, जो पढ़ा नहीं गया। इससे आप लोगों को किसके बारे में जानकारी मिलती है कि आपकी पठन सामग्री किस तरह की है, आप किस तरह से पाठ को पढ़कर या किसी गद्यांश को पढ़कर उसको कितना समझते हैं और उसके किस प्रकार से उत्तर दे सकते हैं। कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि आज हमने ये गद्यांश पढ़ा है या ये गद्यांश हमें नोटबुक में करवाया गया है तो यही गद्यांश हमारे पेपर में आएगा। ऐसा नहीं होगा क्योंकि ये अपठित है। अपठित मीन्स जो पढ़ा नहीं है। चलिए बच्चों शुरू करते हैं। अपठित का अर्थ है जिससे पढ़ा न गया हो अथवा जो पाठ्य पुस्तक से अतिरिक्त पाठ्य सामग्री से लिया गया हो। छात्रों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे अपठित गद्यांश को पढ़ें, समझें और गद्यांश के बाद दिए गए प्रश्नों के सही उत्तर लिखें। देखिए बच्चों, यहाँ ये बात स्पष्ट कर दी गई है कि अपठित का मतलब होता है जो पढ़ा नहीं गया है। ये आपकी पाठ्य पुस्तक जो है उससे अलग पाठ्य पुस्तक से दिया जाता है, उसको आपको पढ़ना है और समझना है और समझकर उसके प्रश्नों के उत्तर देने होते हैं। चलिए, अपठित गद्यांश के प्रायः निम्नलिखित प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। अब जो अपठित गद्यांश होता है उससे किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं ये भी समझ लीजिए। नंबर 1 है गद्यांश को पढ़कर उसका उचित शीर्षक लिखना। सबसे पहले आपसे प्रश्न आता है कि आप गद्यांश को पढ़िए और गद्यांश से पढ़कर उसका उचित शीर्षक दीजिए। शीर्षक प्राय गद्यांश की पहली, दूसरी अथवा अंतिम पंक्ति में छिपा होता है। इसे ध्यान से समझ बूझ से खोज कर लिखना होता है। अब इन्होंने इतना भी स्पष्ट कर दिया है यहाँ पर कि गद्यांश का जो शीर्षक होता है या तो पहली लाइन में होता है, दूसरी में होता है या फिर अंतिम पंक्ति में, अंतिम लाइन में वो गद्यांश का शीर्षक हमें मिल जाता है। इसलिए हमें पूरे गद्यांश को बहुत ही ध्यान से और समझदारी के साथ पढ़ना चाहिए। उसके एक एक शब्द के अर्थ को हमें समझ लेना चाहिए। नंबर 2 में आता है किन्हीं रेखांकित शब्दों, वाक्यांशों का अर्थ पूछा जा सकता है। कोई किसी एक शब्द को अंडरलाइन किया जा सकता है और उसका अर्थ पूछा जा सकता है, या कोई वाक्यांश आ जाता है उसका अर्थ पूछ लिया जा सकता है। तीसरी बात आती है गद्यांश का सार, यानी संक्षेप में गद्यांश का अर्थ आपसे पूछा जा सकता है। यह पूरे गद्यांश का यानी शब्दों का आधार 1/3 होना चाहिए। अर्थात जो गद्यांश आपने, मान लीजिए कोई गद्यांश आपने 10 लाइन में पढ़ा है तो उस गद्यांश का सार जब आपसे पूछा जाए तो आपको कम से कम 3 या 3.5-4 लाइनों तक उस गद्यांश का सार लिख देना चाहिए। नंबर 4 आता है गद्यांश के आधार पर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखना, और जो प्रश्न उससे पूछे जाते हैं उसके आधार पर गद्यांश में से प्रश्नों को उत्तर छांटकर लिख देने चाहिए। अगला आता है बच्चों गद्यांश से पूछे गए प्रश्नों के उत्तर देते समय निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना। लिख रहे हैं तो हमें कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। नंबर 1 गद्यांश को ध्यान से पढ़ना चाहिए। नंबर 2 पूछे गए प्रश्नों को पढ़कर गद्यांश में उनके उत्तर खोजने चाहिए। यदि उत्तर पाने में कठिनाई हो तो गद्यांश को पुनः पढ़ना चाहिए। तीसरी बात आती है मुख्य विचारों एवं कठिन शब्दों को रेखांकित कर लेना चाहिए। नंबर 4 आती है पूछे गए प्रश्नों को एक एक कर हल करते जाना चाहिए। प्रश्न का उत्तर संक्षिप्त और उपयुक्त होना चाहिए। पांचवी बात आती है गद्यांश को पढ़ते समय ही उसका उचित शीर्षक खोजकर लिख लेना चाहिए। नंबर 6 है सार लेखन के लिए मुख्य बातें लिखते जाना चाहिए। और नंबर 7 है उदाहरणों को छोड़ते हुए 1/3 शब्दों में गद्यांश का सार लिखना चाहिए। अर्थात ये जो 7 बातें बताई हैं ये बातें हमें ध्यान में रखनी चाहिए। अब आता है बच्चों अभ्यास हेतु अपठित गद्यांश। अब यहाँ पर कुछ अभ्यास से संबंधित गद्यांश दे दिए गए हैं तो इन्हें आपको अपनी बुक में ही करना है बच्चों, ये नोटबुक में नहीं करने हैं।
आप इनके गद्यांश को पढ़ेंगे और प्रश्नों के उत्तर अपनी बुक में ही फिल कर लेंगे। इसको नोटबुक में करने की आवश्यकता आपको नहीं है। चलिए, पहला जो अभ्यास के लिए गद्यांश दिया गया है हम उसको पढ़ते हैं। राष्ट्रीय झंडा राष्ट्र का सर्वोत्तम प्रतीक है, अतएव प्रत्येक राष्ट्र का एक राष्ट्रीय झंडा होता है। स्वतंत्र भारत का भी राष्ट्रीय झंडा है। भारत के राष्ट्रीय झंडे में 3 रंग हैं, केसरिया, श्वेत और हरा। राष्ट्रीय ध्वज और 3 रंग अपना अपना अर्थ रखते हैं। केसरिया रंग साहस और त्याग का प्रतीक है। श्वेत रंग सत्य और पवित्रता और त्याग का प्रतीक है। हरा रंग खुशहाली और विकास का प्रतीक माना जाता है। हमारा राष्ट्रीय झंडा चतुर्भुजाकार है। इसके बीच में एक चक्र है। यह हमें गतिशीलता का पाठ पढ़ाता है। चक्र क्या कहता है हमसे कि जिस तरह से चक्र घूमता रहता है उसी तरह से चक्र हमसे कहता है कि कदापि न रुकें और हमेशा चलायमान रहें, गतिशील रहें। अगला है बच्चों, पहले चक्र के स्थान पर चरखा था, जिसमें यह दोष था कि दूसरी ओर से देखने पर यह उल्टा दिखाई देता था। स्वतंत्रता प्राप्ति के साथ नव स्वतंत्र भारत के राष्ट्रीय झंडे में चरखे के स्थान पर सारनाथ स्थित सम्राट अशोक के राज चिन्ह के निचले हिस्से में उभरे हुए चक्र को स्थान दिया गया। राष्ट्रीय झंडा राष्ट्र का सर्वोच्च प्रतीक है, इसलिए झंडे को मर्यादा और मान की रक्षा करना प्रत्येक देशवासी का प्रथम कर्तव्य है। राष्ट्र के सभी धर्म और संप्रदाय के लोग राष्ट्रीय झंडे का सम्मान करते हैं। तो बच्चों, यहाँ हमें राष्ट्रीय झंडे के बारे में पूरी बातें बताई गई हैं कि राष्ट्रीय झंडा हमारे राष्ट्र का प्रतीक होता है और इसमें जो अलग अलग रंग होते हैं वो हमें क्या क्या बातें बताते हैं, किस तरह से हमें संबोधित करते हैं। चक्र हमें क्या बताता है, पहले चक्र के स्थान पर चरखा था। चरखा हमें चरखे में कुछ दोष था कि वो दूसरे ओर से दिखाई देने पर उल्टा दिखाई देता था, इसलिए जब भारत स्वतंत्र हुआ तो चरखे को हटा दिया गया और अशोक, जो सम्राट अशोक थे, उनके राज का जो चिन्ह था चक्र, उसे राष्ट्रीय ध्वज पर अंकित कर दिया गया। तो इस तरह से बताया गया है कि हमारे धर्म, सभी धर्मों के लोग, जितने भी धर्मों के लोग भारत में रहते हैं, वे सभी लोग हमारे देश के राष्ट्रीय झंडे को बहुत ही सम्मान देते हैं और इसे सम्मान देना वे अपना गौरव मानते हैं। चलिए बच्चों, अब इसके हम गद्यांश के प्रश्न उत्तर भी समझ लेते हैं। उपर्युक्त गद्यांश के आधार पर दिए गए प्रश्नों के उत्तर। अब इसमें कुछ गद्यांश दिए गए, उनके प्रश्नों को उत्तर दिए गए हैं। जैसे पहला प्रश्न था इसमें, राष्ट्रीय झंडा किसका प्रतीक है? तो उत्तर था राष्ट्रीय झंडा राष्ट्र का प्रतीक है। दूसरा था राष्ट्रीय झंडे में झंडे के रंग केसरिया, सफ़ेद और हरा किसके प्रतीक हैं? तो इसमें भी उत्तर छुपा हुआ था। आप सारे उत्तर यहीं देख लेंगे। राष्ट्रीय झंडा क्या होता है? हमारे राष्ट्र का प्रतीक होता है। ये पहले ही हमें पंक्ति में मिल गया था। रंगों के बारे में जब बात आई थी तो यहाँ रंगों के बारे में बता दिया गया था, केसरिया, श्वेत और हरा है। तीनों रंग अपना अपना अलग अलग अर्थ देते हैं। केसरिया रंग साहस और त्याग का प्रतीक देता है। तो इस तरह से हमें सारे यहाँ प्रश्न का उत्तर मिल गया था। अगला प्रश्न था बच्चों, इसमें प्रश्न नंबर 3 था, राष्ट्रीय झंडे का चक्र क्या सूचित करता है? तो जैसा मैंने एक्सप्लेन किया था, चक्र गतिशीलता को प्रकट करता है कि हमेशा चलते रहें, रुके नहीं। अगला है, राष्ट्रीय झंडे का दोष क्या था? जो अभी मैंने बताया था, दोष था कि पहले राष्ट्रीय झंडे में चक्र के स्थान पर चरखा था, लेकिन चरखा दूसरी तरफ से देखने पर उल्टा दिखाई देता था और इसलिए राष्ट्रीय झंडे का यह दोष था। इस गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक क्या हो सकता है? तो गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक है राष्ट्रीय झंडा उपयुक्त रहेगा, क्योंकि पूरे शीर्षक में, पूरे गद्यांश में राष्ट्रीय झंडे के बारे में ही बात करी गई है। तो बच्चों, इस तरह से आपने समझ लिया होगा कि हमें किस तरह से अपने इस तरह से हमें गद्यांश को पढ़ना है और उसमें से उत्तर देने हैं। चलिए बच्चों, अब मैं एक अभ्यास वाला प्रश्न आपको करा देती हूँ, इसको भी ज़रा आप कर लेंगे मेरे साथ। इसमें प्रश्न नंबर 1 है, ये गद्यांश है, इसके प्रश्नों के उत्तर भी आपको इसी में मिल जाएंगे। पहले हम लिख लेते हैं, निस्वार्थ सेवा सच्चे देश प्रेम की सूचक है। निस्वार्थ देश प्रेमी का सब जगह सम्मान होता है। आदर्श देश प्रेमी स्वार्थ, पद और लोभ अथवा ख्याति के लिए अपनी सेवाएं नहीं बेचते। महात्मा गांधी, महर्षि दयानंद, राजा राम मोहन राय, तिलक और सुभाष
आदि ऐसी विभूतियाँ थीं जिन्होंने पद या सम्मान की चिंता किए बिना निस्वार्थ सेवा को ही अपना जीवन लक्ष्य बना लिया। इनकी सेवाएं बाग में खिले फूल के समान हैं, जो देवों का कंठाहार बनने की जगह मातृभूमि का शीर्ष न्यौछावर करने वाले अमर सपूतों के मार्ग में बिखरना अधिक पसंद करते हैं। तो बच्चों, इसमें से जो प्रश्न थे, अब इन प्रश्नों को जरा समझ लीजिए। निस्वार्थ सेवा किस भाव का सूचक है? तो ये पहले ही प्रश्न का उत्तर पहली लाइन में ही हमें मिल गया था, ये रहा। निस्वार्थ सेवा सच्चे देश प्रेम का सूचक है। इसके बाद दूसरा था आदर्श देश प्रेमी क्या करते हैं? तो इसमें भी इसका उत्तर मिल गया था। आदर्श देश प्रेमी ये यहाँ से था। आदर्श देश प्रेमी स्वार्थ, पद, लोभ अथवा ख्याति के लिए अपनी सेवाएं नहीं बेचते, इसका यहाँ तक था। अगला था महात्मा गांधी, तिलक, सुभाष आदि कैसे देश प्रेमी थे? ये कैसे देश प्रेमी थे? इनके बारे में भी आ गया है। ये देश की महान विभूतियाँ थी जिन्होंने जिन्होंने पद और सम्मान की चिंता किए बिना निस्वार्थ सेवा को ही अपना जीवन लक्ष्य बना लिया। यहाँ तक इसका उत्तर हो जाएगा। इसके बाद अगला था निस्वार्थ सेवा करने वालों की सेवाएं किस प्रकार की हैं? निस्वार्थ सेवा करने वालों की सेवाएं कैसी होती हैं? तो यहाँ इसका उत्तर इस तरह से आ जाएगा। बाग में खिले फूल के समान हैं, जो देवों के कंठाहार बनने की जगह मातृभूमि पर अपना शीश न्यौछावर करने वाले अमर सपूतों के मार्ग में बिखरना पसंद करते हैं। यहाँ तक, यहाँ से अब आता है बच्चों, इस गद्यांश का उपयोग शीर्षक बताइए। अब इनका शीर्षक पूछा जा रहा है, तो शीर्षक क्या है? निस्वार्थ सेवा। ये इसका शीर्षक होगा, निस्वार्थ सेवा या सच्चा देश प्रेम। तो बच्चों, इस तरह से इसके दो शीर्षक निकल कर आते हैं, सच्चा देश प्रेम और निस्वार्थ सेवा। तो इस तरह से ये गद्यांश आपका पूरा हो गया है। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को समझ में आ गए होंगे। और बच्चों, आप लोग इसमें से गद्यांश नंबर 2 इसको अपनी बुक में ही फिल करेंगे। जिस तरह मैंने ये करवाई है गद्यांश नंबर 1, वैसे ही आपको गद्यांश नंबर 2 अपनी बुक में कंप्लीट कर लेना है। तो बच्चों, घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, अपने कार्य को करते रहिए। धन्यवाद।